हैं? एग्जाम भी हो जाएगी, टेंशन क्यों ले रहा है? हाँ भाई, नए कौन है ऊपर हाथ करो एक बार। नए वाले जो आज फर्स्ट टाइम आए मेरी क्लास में। अगले 15-20 मिनट जो आए ना, उसको एक बार समझ लेना। आए तो समझ में ठीक है, नहीं ऊपर से जाने देना। टेंशन नहीं लेना, टॉपिक एकदम एंड पे है। ठीक है, उसके बाद मैं नया टॉपिक शुरू करूंगा। ये बताओ, आर्ट्स बैकग्राउंड के हो साइंस के हो? साइंस के हो? तब तो पक्का जाएगा। अरे, यहाँ तक कर लिया था। लिख लिया था कल बाकी का, वो जो आप मूल कर्तव्य रह गए थे चार, वो लिख लाए घर से? क्यों नहीं लिख के लाया? अरे, आपको 2-3 क्वेश्चन बताता हूँ पहले तो। इसको तो एक बार ओपन करके छोड़ देता हूँ, मेरे को फोन लेना पड़ेगा। देखो रे, कल के पेपर है, सीपीओ का एक क्वेश्चन था। मेघना कार्टा के नाम से किसे जाना जाता है? भाग नंबर कौन सा है? कौन सा पार्ट है भाग? मेघना कार्टा नाम। ऑप्शन है भाग नंबर 2, 3, 4, 5। 3। कौन सा है? 3 दिखवाया है आपको मैंने। मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स हैं आपको, आपके कौन सी विच कंट्री से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार। हाँ, कौन सी कंट्री से लिए गए हैं? कौन सी, तो क्या बोला? हाँ, फिर तो सही बोला, मेरे को ऑस्ट्रेलिया सुना। हाँ, यूएसए, अमेरिका। ठीक है, इसके बाद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? कल ही मैं आपको ये बात बोल रहा था कि ये दो पार्ट और ये अनुच्छेद है, ये क्वेश्चन है स्पेशली दोनों के दोनों। 51 ए। ठीक है, इसके बाद में हाइड्रोजन के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं रे? यार अंकित, परमाणु क्रमांक कितना? एक। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एक। क्या दिमाग लगा रहे हो? अरे वो उनको भूल जाओ, उसकी बात ही नहीं की अगले ने, समझता नहीं कि आइसोटॉप्स बोला है। क्वेश्चन में आइसोटॉप्स की बात नहीं की ना, तो फिर टेंशन क्यों लेनी? और आइसोटॉप्स की बात करेगा तब भी एक ही रहेगा, न्यूट्रॉन बढ़ेंगे। हाँ, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हेलोजन हेलोजन के बाह्यतम कोष, जो एक्सटर्नल कोष होता है उसका, सेल होती है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं रे? हेलोजन परिवार का जो बाह्यतम कोष होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन दे दूं? लो ऑप्शन ले लो। 5, 6, 7, 8। अक्रिय गैसों के होते हैं 8। 8 8 जादुई नंबर है, हो ही नहीं सकता। 7 होंगे? 6 तुक्के मार रहा, दांत और निकाल रहा है ऊपर से। चारों को यही मुर्गा बना दूंगा टेबल पे ही। 1 और 2 और 6 और 7, यही ऑप्शन थे इसके। 1, 2, 6, 7। हाँ, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं रे? 7। ये आपके मैं बता रहा हूँ, मैं जो पेपर ले रहा था ना, मैं आपको यहाँ अभी खोल के दिखा सकता हूँ, लेकिन दिखा दूंगा तो सारे क्वेश्चन आउट हो जाएंगे। उसका मेरा पेपर का क्वेश्चन है ये। जो मैंने आपका पेपर लिया नहीं ना, जो सीपीओ की वजह से मैंने पोस्टपोन कर दिया था, ठीक है, उस पेपर का ये क्वेश्चन है। और ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बताऊं कहाँ आया था पहले? ये क्वेश्चन आया था पहले सीपीओ 2022 में ही क्वेश्चन आया था, और उसी का दोबारा रिपीट कर दिया। ऑप्शन चेंज किए हैं नहीं किए मेरे को नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन यही आया था। ठीक है, इसके बाद में 1 एम्पियर का मान, 1 एम्पियर का मान, ऑप्शन क्या थे? एक कूलम आवेश कितने सेकंड के लिए? सेकंड नहीं दे रखे? कूलम नहीं दे रखा? 1 कूलम प्रति सेकंड, हाँ सही है। तो 1 कूलम आवेश को 1 सेकंड के लिए प्रवाहित करने पर जो धारा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं रे? 1 एम्पियर कहते हैं। आपको याद है मैंने कहा था 1 न्यूटन 1 एम्पियर, इनकी मैंने आपको 10 बार परिभाषाएं याद करवाई थी, मैंने कहा था एग्जाम में ऐसे के ऐसे आएंगे। इसके अलावा इसको 2-3 क्वेश्चन है जो याद नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मैंने कल एक पीडीएफ डाली थी रे ग्रुप में।
एक मिनट में एक काम कर देता हूँ। हाँ हाँ, या क्या करूँ, तो वो पीडीएफ है ना, पहले बनी नहीं थी, जो मैंने कल भेजी थी। हाँ यार, हो क्या गया ये। इधर देखो रे, कल मैंने जो स्टैटिक आपका, यदि कोई भाई बंधु सीपीओ की एग्जाम दे रहा है तो मैं आपको अब क्वेश्चन पैटर्न बता सकता हूँ, जो रेगुलर क्वेश्चन आएंगे, जहां से मौलिक अधिकार मूल अधिकारी क्वेश्चन है, वहां से आपको हर पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। यदि इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में पूछ रहा है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूछ सकता है अब। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के एक आर्टिकल का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से क्वेश्चन पक्का बनाएगा एक। अब राज्यपाल के अभिभाषण की बात उसने की है कि राज्यपाल कौन से अनुच्छेद के तहत अभिभाषण देता है, तो ध्यान रखना राज्यपाल की पूछ रहा है तो राष्ट्रपति की पूछ सकता है, क्योंकि दोनों सिमिलर पद हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कह रहा है कि 7 से 8 क्वेश्चन कल्चर के थे, और कल्चर के कौन से क्वेश्चन, जो मैंने कल स्टैटिक जीके की पीडीएफ डाली है उससे। अब वो मेरी, देखो मैं बताऊं मैं कितना लिखूं, मैंने फिर भी पूरी कोशिश की है। ये कह रहा है 2-3 तो बुक के क्वेश्चन थे, और 7-8 क्वेश्चन थे स्टैटिक जीके के। टोटल क्वेश्चन यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री एंड पॉलिटी के जोड़ते हो तो क्वेश्चन आए थे 12 से 13। ठीक है, इसके हिसाब से बता रहा हूं कि सर एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं है। 15 बता रहा है, चलो 15 मान लो, बोलो एक क्वेश्चन भी आपके पढ़ाए हुए से बाहर नहीं है। कौन सो है? तो वो मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ाता, मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ाता, हिस्ट्री का अपना कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, अब देखो कल अपन ने यहाँ से यहाँ तक बात कर ली थी कि जो आर्टिकल आपका अनुच्छेद नंबर, ये क्या अनुच्छेद, क्या आपका 11 नंबर जो मूल कर्तव्य है, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बात की गई है। उनकी शिक्षा, वो चाहे कोई भी हो, चाहे उनके अभिभावक यानी माता पिता हो, संरक्षक यानी जो उसको पाल रहा हो वो हो, या प्रतिपालक हो, यदि उसने गोद ले लिया तो क्या हो जाता है, प्रतिपालक हो जाता है। ठीक है, उस हिसाब में उसका उसको शिक्षा देना इन तीनों के आपस में से कर्तव्य है, जो भी उस जिसके पास ये रह रहा है। ठीक है, जैसे यदि आप अपने माँ बाप के पास रहते हो अभिभावक होंगे, जैसे मान लो आप मामा मामा के पास रहते हैं, ठीक है, तो वो संरक्षक के तौर पे माने जाएंगे। ठीक है, और ये आर्टिकल कौन से के सिमिलर चलता है रे, 21(1) के सिमिलर चलता है। ठीक है, अब देखो मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, लेकिन मूल अधिकार अनुच्छेद 14, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 ये उन सभी नागरिकों के लिए हैं, चाहे वो भारत के हों या चाहे भारत से बाहर के हों। ठीक है, तो ये आर्टिकल आप सभी के लिए लागू होते हैं, लिख दो यहां तक, लिख लिख देता है ना। अब देखो कुछ विशेष बिंदु हैं मौलिक अधिकारों के लिए। अधिकार है ना, अधिकार जो आपके राइट्स दिए हुए हैं वो कर्तव्य नहीं दिए गए, उन कर्तव्यों में अंतर नहीं तरे। अर्थात ऐसा नहीं है कि अधिकार चलेंगे तो कर्तव्य बाहर हो जाएंगे ना, अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ चलते हैं, एक ही सिक्के के दोनों क्या है रे, पहलू है। यदि आप अधिकार की बात करते हो तो कर्तव्य की बात क्या होगी, पहले होगी। ठीक है, निडर व निष्पक्ष न्यायपालिका, मैंने आपको बहुत बार कहा है, अपनी जो फ्रीडम, जो अपने को स्वतंत्रता मिली हुई है, यदि उसको कोई सुरक्षित रखता है तो वो ये है न्यायपालिका, और वो भी कौन सी, निडर और निष्पक्ष, और साथ में स्वतंत्र। स्वतंत्र न्यायपालिका है तब अपने को फ्रीडम मिली हुई है, अन्यथा ये सरकारें कब भी स्वतंत्रता खा जाएंगी। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा यही देती है। और तीसरा, आर्थिक समानता, समानता की उदारवर्ती धारणा के अनुकूल नहीं है। उदारता मैं बताऊंगा आपको क्या होती है। उदारता का अर्थ ये होता है अरे कि एक आप ऐसे समाज में रहो, चाहे आप योग्य हो या ना हो। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति का 1 लाख का वेतन है जो योग्य है, तो आपका वेतन भी कितना होना चाहिए रे, 1 लाख, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ यही बात की गई है कि आर्थिक समानता, समानता की जो उदारवादी नीति है उसके अनुकूल नहीं रहती है, प्रतिकूल चलती है हमेशा। कारण है कि आप यदि योग्य नहीं हो तो आपको किसी व्यक्ति की, योग्य व्यक्ति के बराबर पेमेंट तो नहीं मिल सकता, ये पक्की बात है। इसलिए मैं कहता हूँ सरकारें चाहे कुछ भी कर लें, इस भारत में तो आर्थिक समानताएं नहीं ला पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो आर्थिक समानताएं विश्व में भी नहीं है,
लेकिन एक वहां एक आर्थिक समानता है। कैसी? यदि आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाते हो, ठीक है, अब पुलिस डिपार्टमेंट में ऊपर आईजी बैठा है, नीचे कांस्टेबल बैठा है, इन दोनों की सैलरी वहां एक है, ठीक है, पावर्स अलग अलग है, सैलरी क्या है? एक है, ठीक है। तो वहां योग्य व्यक्तियों के हिसाब से सैलरी एक कर रखी है उन्होंने, लेकिन यहाँ ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट वैसे ज्यादा होती हैं और सरकार के पास इतना बजट अभी नहीं होता कि जितनी अपन सोचे। मैंने आपको कल कैलकुलेशन बताई थी ना एक, कि 4,000 प्रति व्यक्ति बात करते हैं, राजस्थान में बेरोजगार है 1 करोड़ के आसपास। 4,000 करोड़ तो वही हो गए महीने का, 10 महीने का कितना हो गया? 40,000 करोड़। मान लो 2 महीने सरकार ने नहीं दिए, 40,000 करोड़ सरकार एक योजना के तहत सब्सिडी देती है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तीनों लिखो। कौन ऑप्शन बोल? दोनों में नहीं है। 163 के आसपास कोई ऑप्शन था? 163 के, दोनों में नहीं है। देखना पड़ेगा इसमें यार, देख के बताऊंगा। नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, यदि क्वेश्चन नहीं आ रहा तो छोड़ देना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग करवाने से कोई मतलब नहीं है। अंकित तू कौन सा पेपर देगा पहले तो मेरे को ये बता। रेलवे की तैयारी कर रहा है तो एसएससी के पेपर नहीं दे रहा? देगा? रेलवे कौन सी देगा? ग्रुप डी, एनटीपीसी वाली? तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल करना चालू कर। हाँ तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल करना चालू कर। एक काम करना, मेरे से एक बुक पड़ी है वो एक बार ले जा तू। नए वाले पुराने वाले, दोबारा एक बात कह रहा हूँ, मेरा पढ़ाया हुआ बहुत है, तुम तो सिर्फ पढ़ लो, इतना मेरी गारंटी है। जो है यहाँ इस बोर्ड पे जो चला रहा हूँ ना, इससे सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आने दूंगा, तो नहीं आने दूंगा। और एसएससी क्लियर करनी है और आर रेलवे की एग्जाम क्लियर करनी है, तो पिछले 15 साल के क्वेश्चन उठा लाइए मार्केट से, आपको अभी बोल रहा हूँ। आपको जाते टाइम वो क्वेश्चन दिखा के जाऊंगा अभी। मैंने क्या कहा था कि यदि आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो बात, तो आपको 7 से 8 क्वेश्चन पिछली एग्जाम में आए विथ ऑप्शन ऐसे के ऐसे मिल जाएंगे। जब आप 7 के 8 क्वेश्चन आपको ऐसे के ऐसे दिखते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई हो जाता है उस टाइम पे। और एक बार करंट छोड़ दीजिए रे, करंट क्रम का नहीं आ रहा है, पुराना आ रहा है, वो स्टैटिक है, करंट नहीं है वो, है बहुत कम है ना। नया वाला करंट नहीं आ रहा है, वो स्टेट, यदि वो कोई, देखो मैं बताऊं एक बात, मैंने आपको पहले भी कही थी, 2019 20 21 22 का करंट आ रहा है, तो वो करंट नहीं है फिर, अब वो स्टैटिक में कन्वर्ट हो गया है। यानी कोई ना कोई ऐसा स्पेसिफिक डेटा उसके साथ जुड़ा हुआ है जो बदलेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे डेटा हैं तो उनको आप याद रखना चालू कर दो। मैं बुक की पीडीएफ आपको भेज तो दूं, लेकिन उतनी बुक आप याद नहीं कर पाओगे। बुक और राइटर कम से कम ज्यादा में 400 500 बुक है, जो अब तक आपके एग्जाम में मैं बार बार रिपीट होती हैं। मेरे क्या ज्यादा, मैं भेज दूंगा। अरे हाँ, ये आपका देखो उदारता का अर्थ आ गया कि प्रतिबंधों से मुक्त आर्थिक समानता के अवसर के बारे में है, जहां सभी के पास समान धन तक समान पहुंच हो। ऐसा कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। अरे समान धन तक समान पहुंच के आप सोचो, मान लो एक पिताजी के 2 बेटे हैं, ठीक है, एक बेटा पढ़ के नौकरी लग गया, दूसरा बेटा पढ़ के नौकरी नहीं लग पाया,
अब इसकी सैलरी 50,000 रुपए, तो पिताजी ये थोड़ी कर देंगे यार 25,000 इसको भी दे बराबर कर। जब घर में ही बराबर नहीं कर सकते तो सरकार कहां से करेगी। ठीक है, तो ये उदारता की नीति के उल्टा चलता है। ठीक है, दूसरा, राजनीतिक स्वतंत्रता होती है ना, उसमें मतदान द्वारा सार्वजनिक कार्यालय धारण करके सरकार में भाग लेने के लिए व्यक्तियों का ये अधिकार है रे। ध्यान रखना, राजनीतिक स्वतंत्रता में मतदान द्वारा और सार्वजनिक कार्यालय धारण करके सरकार में भाग लेना व्यक्तियों का एक अधिकार है। राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत दो अधिकार मिले हुए हैं आपको। दूसरा जो देखो आगे वाली लाइन लिखी हुई आपको समझ में नहीं आ रही होगी, ये कहना चाह रही है सार्वजनिक कार्यालय धारण करके सरकार में भाग लेने व्यक्तियों का अधिकार है। आप सरकार में दो तरीके से भाग ले सकते हो, बता सकते हो। गवर्नमेंट में कोई व्यक्ति दो तरीके से भाग ले सकता है। भाग लेने का अर्थ है गवर्नमेंट का हिस्सा होगा। बता सकते हो दो तरीके। एक नौकरी लग के और एक चुनाव लड़के, दो ही तरीके हैं आपके पास। या तो आप एक नौकरी लग जाइए और सरकार का हिस्सा बन जाइए, या आप क्या कर लीजिए रे, इलेक्शन लीजिए, इलेक्शन लड़िए, चुनाव जीतिए और आप सरकार का हिस्सा बन जाइए। ये दोनों आपके अधिकार है। आप नौकरी लग गए तो आपको सरकार का हिस्सा माना जाएगा, आप चुनाव जीत गए तो आपको सरकार का हिस्सा माना जाएगा। और दूसरा आपको अधिकार मिला हुआ है कौन सा, मतदान करने का। ठीक है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा लोकसभा नहीं, लोकसभा द्वारा नहीं है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित है, यहां जनजाति जोड़ो, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण के प्रावधान है। ये आपके क्वेश्चन बहुत बार आए हुए, ध्यान रखना। दो आर्टिकल है ये, एक आर्टिकल 330, एक आर्टिकल 333, 33 या 35। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए एससी और एसटी की सीटें फिक्स की जाती हैं। ठीक है, वैसे ही आपका जो नौकरी का प्रावधान है ना, वो 335 के अंतर्गत आता है। किस में आता है कि जो एससी और एसटी के जो आरक्षण का प्रावधान है ना, वो 335 के अंतर्गत आता है, जिसे हर 10 साल बाद में क्या करना पड़ता है, रिन्यू करना पड़ता है वहां। क्योंकि ध्यान रखना, ये कोई वैधानिक नहीं है, ये कोई अधिनियम नहीं है, ये कोई एक्ट नहीं है। सरकार जब चाहेगी राष्ट्रपति के आदेश से इसको उड़ा देगी। आरक्षण किसी प्रकार का कोई अधिनियम नहीं है। जब सरकार की इच्छा हुई, जो ये हर 10 साल बाद, अभी 2020 में सरकार ने क्या किया था, इसे रिन्यू किया था। ठीक है, जिस दिन सरकार को ये लगा ना कि अब जरूरत नहीं है, इस दिन इसको उड़ा देगी ये। एक सिर्फ राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करना पड़ेगा, जैसे आर्टिकल 370 के लिए जारी किया गया था। और ये दूसरा, ये असंवैधानिक भी नहीं होगा, क्योंकि ये संविधान का हिस्सा ही नहीं है। आरक्षण संविधान का हिस्सा नहीं है। फिर इस लाइन की इंग्लिश गलत होगी, आर्टिकल 370 तो। हाँ, इंग्लिश वालों, इस बाई को काटो, पहले तो इसको इन करो, ये इन होगा, यहाँ लोकसभा में है। और दूसरा एक कास्ट को काटो और यहाँ ट्राइब्स लिखो। हो गया रे, पीछे तो बात कम किया कर, उसको लिखने दिया कर। तू कितने दिन से आया रे? हाँ, क्यों? पेपर सेमेस्टर के? ये अब जितने पॉइंट आ रहे हैं ना, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, किसी ना किसी एक एग्जाम में आए हुए हैं। अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जनजाति व जाति के लिए सेवा का आरक्षण का प्रावधान है। सेवा यानी नौकरी। ठीक है, वर्ष 2020 में अनुसूचित जाति व जनजाति का जो आरक्षण था, समाप्त करने की समय सीमा को कितने वर्ष बढ़ा दिया गया है? 10 वर्ष बढ़ा दिया गया, अर्थात 2030 में सरकार ये समाप्त कर सकती है।
ठीक है। और नागरिक अधिनियम 1964 के द्वारा धर्म, मूल, जाति, लिंग, रंग व लिंग के आधार पर कार्यस्थल पर भेदभाव प्रतिबंधित कर दिया गया है। जहां वर्क प्लेस होती है ना, वहां क्या है, ये आज अपने यहाँ तो नहीं होता इतना, लेकिन अमेरिका में बहुत होता है रे, काले और गोरे में बहुत होता है ये, रंग के आधार पर उनके डिपार्टमेंट बटे हुए हैं पूरे के पूरे। हाँ तो एस सी और एसटी वालों याद रखो, आपको जो सेवा नौकरी का प्रावधान मिला हो आर्टिकल 335 देता आपको, जिस दिन सरकार इसको खा जाए तो मान लेना खतरा आ गया है। हम्म? संशोधन नहीं है ये, नहीं संशोधन नहीं होता इसमें, ना ना संशोधन जरूरत ही नहीं है इसके लिए, 104 दूसरा है, इसमें संशोधन, अरे ध्यान रखना, इसको बढ़ाने के लिए कोई संशोधन की जरूरत नहीं होती है, इसे बढ़ाने के लिए कोई संशोधन की जरूरत नहीं होती है। ये एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे सरकार मंत्रिमंडल के आदेश के द्वारा हर साल रिन्यू करती रहती है, हर 10 साल बाद में। इसे बढ़ाने के लिए कोई संशोधन की जरूरत नहीं है। लिख दिया रे। तो आगे बैठा कर, अब तो इतनी गर्मी नहीं रहेगी, एसी की हवा चाहिए अपने को। हाँ तेरे को ही बोल रहा हूँ, आगे बैठा कर, आज तो बैठा रहा, कल से आगे बैठा कर। क्या वो पीछे वाले क्या गुरु लोग हैं, वो गुरु लोग हैं जिनके पास तू बैठा है, इनकी हवा नहीं लगनी चाहिए एक बार। इस अंकित के पास बैठा कर तू, ना इससे तो बच के रहना, एक से तो। हाँ रे लिख दिया। देखो रे, आपने बार बार दो दो तीन न्याय सुने थे ना, न्याय के अर्थ समझ लो एक बार। सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति, पंथ और रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना। जहां आप सामाजिक न्याय की बात करते हो, ठीक है, जहां भारत में दो सब सर्वाधिक चलते हैं, जाति और पंथ। पंथ जानते हो कि आप कौन से पंथ से आते हो? पंथ का अर्थ हो गया जाट, ये कास्ट नहीं है एक तरीके से, ये जैसे आप धर्म के आधार पर चलाते हो, ये भी एक तरीके से पंथ आता है। दूसरा, भारतीय संविधान है ना, संसदीय प्रणाली तो रखता ही रखता है, पार्लियामेंट गवर्नमेंट तो रखता ही रखता है, इसके अलावा संप्रभु है, ठीक है। और दूसरा क्या है रे, समाजवादी, ठीक है, समाजवादी धर्म को अपना रखा है, निरपेक्ष है, ये लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो भारत की तीन चार विशेषताएं जो मैंने एक साथ लिख दी हैं, संसदीय प्रणाली रखता ही रखता है, संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है। इस धर्म को यहां से उठा के यहां ले आओ, धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है, और लोकतांत्रिक क्या है रे, गणराज्य। ये सारी विशेषताएं एक लाइन में आ गई है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने समाज के सामाजिक जो समाजवादी स्वरूप है ना, ठीक है, इसको देखो, भारत ने क्या किया, भारत ने एक काम बहुत बढ़िया किया है। देखो, यदि भारत समाजवादी नीति को अपना लेता ना अकेला, तो ध्यान रखना अपन अब तक खत्म हो चुके थे पूरी तरीके से। अपनी कंडीशन होती वियतनाम जैसी, जहां एक कॉफी 5 लाख की है, एक किलो, हाँ एक्चुअल कंडीशन है वियतनाम की आज के दिन ये, ठीक है, वेनेजुएला की यही कंडीशन है। वहां यानी यदि आपको मार्केट में किलो 2 किलो चीज लेके जाने, तो फिर तो ट्रक भर के पैसे ले जाने पड़ेंगे, ठीक है, एक्चुअल कंडीशन है। यहां से आप वहां 10,000 रुपए ले जाओ इंडिया से, आप वहां के करोड़पति हो, आपको रुपए रखने के लिए कोई ना कोई बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी। वहां की कंडीशन ये है, क्योंकि वहां की सरकार ने 1-1 लाख 2-2 लाख के नोट जारी कर रखे हैं। और एक बात मैंने आपको पहले ही कहा था, इकोनॉमी उसी देश की सबसे बुरी होती है जहां सबसे बड़ा नोट जारी होता है,
ठीक है, यदि देश किसी भी देश की इकोनॉमी आपको पहचान करनी हो कि उसकी इकोनॉमी की कंडीशन कैसी है, तो आप उसके नोट की साइज देख लीजिए। जितना बड़ा नोट सबसे बेकार की इकोनॉमी, जितना छोटा नोट उतनी ही बेहतरीन इकोनॉमी। जिसमें सबसे बड़ा एग्जांपल कौन है? अमेरिका। सबसे बड़ा कितना रुपए का नोट है? $100 का। ठीक है, आने वाले टाइम में भारत सरकार 500 रुपए के नोटों खारिज कर देगी, 200 बचेगा सिर्फ। हाँ ये बाकी तो है ही, लेकिन ज्यादा मेन व्यापार किस में चलता है? डॉलर में। ठीक है, देखो एक बात कहूँ, कई लोग ये कहते हैं ना कि आप रुपए में व्यापार करना चालू कर दो, डॉलर को बैन कर दो, वो कर दो, फलान कर दो। ध्यान रखना, जिस दिन ये डॉलर गिर गई ना, उस दिन पूरे विश्व की इकोनॉमी गिर जाएगी। ये अभी संचालित करती है सबको। ठीक है, इसको एक एक झटके में आप रिप्लेस नहीं कर सकते, आपको 100-150 साल लगेंगे रिप्लेस करने में। इसे आज 1 मिनट में रिप्लेस नहीं कर सकते। तो देखो भारत ने क्या किया, जो समाजवादी स्वरूप है ना, ये रूस का, देखो रूस का है कायदे से। ये रूस में देखो रे, रूस में बहुत बुरी कंडीशन होती है लोगों की। जैसा रूस दिखता है ना, वैसा रूस है नहीं, ये ध्यान रखना। रूस सरकार की जो इकोनॉमी चलती है ना, वो तेल और गैस से चलती है, वहां के लोगों के टैक्स के द्वारा नहीं चलती है। और भारत में है ना, भारत में मेनली जो सरकार चलती है वो टैक्स से चलती है, चाहे वो टैक्स पर्सनल टैक्स हो और चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स हो। यहां मेन कमाई का जरिया है टैक्स। आप बार बार सुनते हो ना, इस बार इतनी जीएसटी आई, इस बार इतनी जीएसटी आई। तो अपने भारत में जो लोगों के द्वारा व्यापार होता है वो सरकार का इकोनॉमी है, वहां इसका इकोनॉमी का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए भारत ने जो समाजवादी स्वरूप अपनाया था ना, उसमें सामाजिक के साथ किसको अपनाया था? आर्थिक नीति को अपनाया था। इसी कारण आज भारत बचा हुआ है। ये आर्थिक नीति साथ नहीं लेके आता ना, तो भारत अब तक रूस जैसी हालत हो जाती। ठीक है, तो ध्यान रखना, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने समाजवादी स्वरूप को सामाजिक व आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया है। यदि कथन में क्वेश्चन आया ना, ये कथन और कारण में क्वेश्चन आया, तो ये कथन सही माना जाएगा। है? पंथ और, हाँ दोनों एक से ही वर्ड है। देखो पंथ है ना, यदि अपन पुराने वाले टाइम पे जाओ तो पहले पंथों की स्थापना की जाती थी। ठीक है, आज के दिन यदि इसकी पंथ की बात करेंगे तो अपन जैसे वर्तमान में पंथ एक जगह यूज होता है, मेरे को याद आने तो। ये जैसे दादू पंथ ये नहीं थे पहले, ठीक है, इनके लोग आज भी निवास करते हैं। संप्रदाय संप्रदाय पंथ, दादू पंथ, राजस्थान में बहुत से पंथ हुए हैं। ये कुछ लोग है ना, देखो आपको मिल जाएंगे, जैसे पुराने जमाने वाले लोग जो बूढ़े ठेकरे होते हैं ना, कि हम फलाने पंथ के हैं। जैसे एक बात बताऊं आपको, देखो मेरे को भी एक बार मैं सरप्राइज हुआ था जब मैं स्कूल गया था अपने। वहां मेरे को पहले तो गोत्र पूछे, वहां थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता चुका हूँ। वहां आप किसी के घर खाना खाने जाओगे ना, यदि शादी वादी में जा रहे हो, तो भी गोत पूछ लेगा अगला, बता कौन सी गोत का है। ठीक है, अरे उनके अलग कॉन्सेप्ट है, वो जाटो और राजपूतों को अलग बिठा के जिमाते हैं, बाकी सबको अलग जिमाते हैं, उनके बहुत बुरे हालत है वहाँ। वहां आज भी एक्चुअल कंडीशन है ये, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कभी जाना हो तो देख लेना जाके, मारवाड़ में तो, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और आपका ये नागौर, पूरे में भरा पड़ा है ये काम। ठीक है, तो वहां देखो मेरे से गोत पूछे, ठीक है, गोत मैंने बताए। इसके बाद में वो ये सोचते हैं कि झूठ बोल देगा, तो कुल देवी पूछेंगे आपको, क्या अभी कौन सी कुल देवी है, कुल देवता है। ठीक है, इसके अलावा गण और पूछते हैं वो। और जब उन्होंने गण पूछा ना, तो मैं सोचा ये बीमारी कहां से आई। ठीक है, सबके गण अलग अलग है रे। ठीक है, तो वहां मेरे को पता चलता है कि हमारा जो गण है वो कछुआ गण है। जिनकी कुलदेवी जीण माता होती है ना, उनका गण कछुआ गण है, क्योंकि कछुआओं की एक कुलदेवी है। जीण माता है तो तेरा भी कछुआ है। भाई हमारे तो देखो बुढ़ी है ना, बुढ़ी की दया बहुत रहती है भाई, बुढ़ी जीण माता। अरे देखो, संविधान के देखो एक लाइन आती है बार बार आपके, ये लाइन वैसे आपके काम की है नहीं, लेकिन मैंने एक बार फिर भी, आप कहीं बुक में पढ़ो तो आपको काम आ जाएगी। कि ये लाइन है ना, वैसे क्वेश्चन बनती है, आरएस का मेंस का क्वेश्चन बनता है ये, कि भारत का संविधान एक उधार थैला है। ठीक है, क्योंकि 60 देशों से मांग के लाए। इसका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कटाक्ष दिया था। उन्होंने ये कहा था कि संविधान के लिए अन्य देशों से विशेषताओं को उधार लेने के लिए आलोचना किए जाने पर
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि संविधान के मौलिक विचारों पर किसी का कोई पेटेंट है, पेटेंट नहीं है, पेटेंट, किसी का कोई पेटेंट नहीं है। ठीक है, ये सभी के लिए है, किसी ऐसे नहीं है किसी देश ने इसको पेटेंट करा लिया है तो हम उसको नहीं ग्रहण कर सकते। दूसरी बात, एक बात और बताऊं मैं आपको, भारत ने बहुत से चीजों में बदलाव करके ग्रहण किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने डायरेक्ट प्रणाली ली। तो आप जैसे मैं बताऊं, अपने संसदीय प्रणाली कहां से लेके आए हैं? ब्रिटेन से। ठीक है, जबकि वहां राजतंत्र भी चलता है साथ में, तो उन्होंने राजतंत्र तो नहीं लेके आए, बदलाव किया ना वहां। ठीक है, दूसरा वहां की देखो जो न्यायपालिका अपन लेके आए अमेरिका से। ठीक है, अब देखो वहां की न्यायपालिका में क्या बदलाव है। वहां की सेंटर की न्यायपालिका अलग है, स्टेट की न्यायपालिका अलग है, दोनों के मध्य कोई संबंध नहीं है, नहीं है ना। अपने सारी न्यायपालिका क्या है, एक तागे से बंधी हुई है, एकल न्यायपालिका है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी कर दिया वो सबको मानना बाध्यकारी होगा। ठीक है, तो ये बदलाव किए हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट डायरेक्ट सारे काम कर दिए। अब देखो वहां अमेरिका से क्या नाम है, राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है, डायरेक्ट होता है, जनता भागीदारी लेती है। अपने किसमें भागीदारी लेती है? प्रधानमंत्री में, ना कि राष्ट्रपति में। ठीक है, तो वहां के राष्ट्रपति की तुलना करोगे ना तो अपने प्रधानमंत्री से की जाती है, ना कि अपने राष्ट्रपति से की जाती है। लिख दो। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको एक बार बार बोल रहा था ना रे, हाँ, भाषण का अधिकार संविधान के मौलिक अधिकारों के स्वरूप में लिया गया। भाषण देना ये मूल अधिकार है, ध्यान रखना है। वाक और अभिव्यक्ति में ही आता है, ये वाक और अभिव्यक्ति में आप भाषण जोड़ सकते हो, तो भाषण देना आपका मूल अधिकार का अधिकार है। दूसरा, एक क्वेश्चन आपको मैं बार बार क्लास में बोल रहा था, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन है, सीजीएल या सीपीओ में किसी एक एग्जाम में क्वेश्चन था। अगर लोगों के, इसको उठा दो, लोगों के एक समूह को केरल में तेलुगु माध्यम स्कूल खोलने के लिए मना करने पर कौन से अधिकार का हनन हो रहा है? तो कौन से का हो रहा है रे? सांस्कृतिक व क्या नाम है, शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि जरूरी नहीं है कोई जाति या कोई भाषा वाला व्यक्ति राजस्थान में बहुसंख्यक आता है, मेजोरिटी में आता है, तो वो अन्य जगह माइनॉरिटी में हो जाएगा। कहां कहां? जैसे कर्नाटक चला गया, कर्नाटक में कौन सी भाषा बोलते हैं? कन्नड़। ठीक है, तो कन्नड़ बाहुमूल्य है वहां, हिंदी भाषा क्या बोली जाती है? कम बोली जाती है। तो वहां राजस्थान वाले क्या हो गए? अल्पसंख्यक हो गए, माइनॉरिटी हो गए, वो वहां चाहे तो हिंदी माध्यम के स्कूल खोल सकते हैं। यदि उनको कोई मना करेगा तो कौन से का उल्लंघन माना जाएगा रे? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। आर्टिकल नंबर 29 और 30। मेनली कौन सा आर्टिकल है? मुख्य आर्टिकल कौन सा है? ये 29 या 30? ये जो हनन हो रहा है ये 30 का है। ध्यान रखना, स्कूल खोलने की अनुमति 30 के अंतर्गत मिलती है। तो यदि मेन आर्टिकल पूछे तो कौन सा आपका? ये 30। लिख दो। अरे साइंस वालों, पॉलिटिकल बोर्ड तो नहीं कर रही? जो पहले से रेगुलर आ रहे हो नहीं कर रही ना? जो थोड़ा कोई बहुत पॉलिटिकल का डर था वो निकल गया? यदि ये पॉलिटी भी समझ में नहीं आ सकती ना मेरे वाली भी, तो फिर तो आनी भी नहीं है। किताब से तो बिल्कुल नहीं आनी, किताब की तो मैं गारंटी देता हूँ आनी नहीं है। हाँ रे, ओ तू एक बात बता मेरे को, मैं जो ये क्वेश्चन पैटर्न बताता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, इसका कोई रेस्पॉन्स मिलता है एग्जाम में या हटा दे? अच्छा वो सीधे ही आते हैं? फिर तो यार हटाएंगे नहीं, जब सीधे आने लग गए तो हटाएंगे नहीं। कथन निष्कर्ष तो आपके इतना भी आया नहीं है। आते हैं आपके कथन निष्कर्ष आते हैं? ये कब से आने लग गए रे? अच्छा वो आते हैं कथन ऑप्शन 4। अच्छा, मैं सोचा आपके एलआर कब से आने लग गई। एलआर आने लग गई तो आपकी हालत खराब होने वाली है। अरे एक बात और बताता हूँ, जीके में आने वाले टाइम में आपको एलआर देखने को मिल जाएगी, बेहतरीन एलआर। और पॉलिटी में तो इतनी खतरनाक एलआर बनती है कि तुम लोग सोच नहीं सकते कि यार ये सत्य है क्या? सत्य है, इतनी बेहतरीन एलआर बनती है यहाँ तो है। एनडीए और सीडीएस में आता है। सीडीएस में तो एक नंबर की एलआर आती है। सीडीएस की मैंने एलआर देखी है, ये मान लो कि एक बार तो जो बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है ना वो भी उसको हिला देगा एक बार, इतनी खतरनाक एलआर आती है। पॉलिटी की एलआर आपके बस की बात नहीं है, यदि जिस दिन आने लग गई ना ये मान लेना हवा नहीं लगेगी। पटवारी में आई थी 2021 के बैच में, 17 क्वेश्चन थे पॉलिटी के पटवारी के एग्जाम में, राजस्थान वाली में 7 क्वेश्चन में एलआर थी, 7 क्वेश्चन में। ये मान लेना कि बच्चे क्वेश्चन ही अटेंड 3 ही कर पाए थे। और एलआर में है ना, एलआर का कॉन्सेप्ट आपको एक बात बताऊं, एलआर का बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट अविनाश सर ने आपको बताया होगा। ध्यान रखना, इससे जो अविनाश सर बताए हैं आपको उससे ऊपर मत जाना एलआर में। एलआर में आपने खुद का दिमाग लगा दिया ना
पक्का मरोगे। ये लिख के दे रहा हूं मैं आपको। लिख दिया। दो तीन पॉइंट और हैं, लास्ट स्लाइड होनी चाहिए, दो स्लाइड और है। देखो रे, हाँ, नीति निर्देश तत्व और मूल कर्तव्यों के दो तीन विशेष बिंदु हैं कि डीपीएसपी होते हैं ना, ये सामाजिक आर्थिक व लोकतंत्र सुनिश्चित करते हैं रे, ध्यान रखना। इसके अलावा लोकतंत्र, यदि केवल अकेले लोकतंत्र की बात करें तो कौन निश्चित कर रहा है? मूल अधिकार। तब डेमोक्रेसी कौन कर रहा है? व्यक्तिगत। व्यक्तिगत डेमोक्रेसी किसने दिया आपको? फंडामेंटल राइट्स ने। लेकिन डीपीएसपी है ना, इन्होंने आपको सामाजिक आर्थिक और लोकतंत्र को सुनिश्चित करने का यदि प्रावधान कहीं मिलते हैं, सही उचित प्रावधान सरकार चलाने के लिए प्रावधान, वो आपको कहां मिलेंगे रे? डीपीएसपी में। देखो सरकार एक्चुअल में चला भी यही रहे हैं रे। यदि एक्चुअल सरकार के कॉन्सेप्ट आपको, नीतियां यदि समझ में आने लग जाए ना, जिस दिन की सरकार जो नीति बनाती है, ये सब्सिडियां देती है, बराबर रोजगार की बातें करती है, हम ये करेंगे, हम महिलाओं को बराबर लाएंगे, ठीक है, हम अंतरिक्ष में ये टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे शांति सम्मेलन करेंगे, ये सारी की सारी एक्चुअल बातें आपको मैंने पढ़ाई हैं डीपीएसपी में, ठीक है। तो ध्यान रखना, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य सरकार नहीं चलाते, सरकार चलाने का एक्चुअल कार्य किसका है? डीपीएसपी का है। इसी कारण देखो 39B और 39C, इन दोनों का हनन होने, मूल अधिकार का यदि हनन भी कर देते हैं 14, 19 और 21 का, तो कोई असंवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाता उसे, क्योंकि उनका पहले जरूरी है वो। और आने वाले टाइम में मैं आपको एक बात और बताऊं, 39 तो पूरा जोड़ दिया जाएगा, पूरा कंप्लीट जोड़ देंगे 39 को। क्योंकि आज के दिन एक बात बताऊं आपको, जो बच्चों वाले क्राइम चल रहे हैं ना, ये बहुत बढ़ गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं। इसी कारण कल यूपी, कल तो नहीं, तीन तीन दिन हो गए शायद, यूपी सरकार ने अधिनियम जारी किया है कि महिलाओं और बच्चों पर यदि कोई व्यक्ति उसमें शक या लिप्त पाया जाता है तो उसे अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। अग्रिम जमानत जानते हो कि पुलिस वाले गिरफ्तार करने से पहले आप हाईकोर्ट से मिलती है मेनली अग्रिम जमानत, वहां से आप जमानत ले लो तो पुलिस वाले आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इन दो केसों में नहीं दी जाएगी, बच्चों बच्चों के मामलों में और महिलाओं के मामलों में। और दूसरा, उन्होंने एक विशेष प्रावधान और जारी किया है, यदि यूपी की एग्जाम देते हो तो ध्यान रख लेना, यूपी की एग्जाम में चाहे कोई बंदा पेपर आउट करता है या पेपर लेने वाला या कोई असंवैधानिक चीज के साथ पकड़े जाने वाला, सब में 1 करोड़ की पेनल्टी है और उम्र कैद का प्रावधान है। वो 2 साल, वो कोई प्रावधान नहीं है यहाँ, सीधा अगले ने ये कहा है तीनों में से किसी कारण में आए 1 करोड़ या उम्र कैद, ठीक है। और 1 करोड़ की वसूली तो वो आपके घर तोड़ के कर देंगे, ठीक है। दूसरा, जो ये संशोधन है, नीति तत्वों में किए जाने वाले संशोधन को दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पास करवाना पड़ता है। एक बार याद रख लो विशेष बहुमत होता क्या है। विशेष बहुमत का अर्थ बता दूं आपको, हर सदन से 2/3, लेकिन 2/3 ध्यान रखना, कौन सा 2/3? 2/3 भी दो होते हैं। जैसे मान लो अभी आप प्रेजेंट हो, पूरे बच्चे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, आपका 2/3 विशेष नहीं है। जितने इस क्लास के स्टूडेंटों का एडमिशन है, वो चाहे क्लास में प्रेजेंट हो या ना हो, उनका 2/3 से हर सदन में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी आपको क्या करवाना पड़ेगा? पास करवाना पड़ेगा, यदि इनमें कोई भी आपको बदलाव करने हैं। लिख दो। हाँ, कल नहीं आई थी तू? हाँ, नहीं आई थी ना? ऐसे क्या, ये क्या है? एक बात बताऊं आपको, मैं भी बुरा लग सकता हूं तुम लोगों को, ये पक्की बात है, क्योंकि मेरे को भी लगते थे जो बोलते थे, मैं एक्चुअल बात बोल रहा हूं, मेरे को भी लगते थे जो बोलते थे। लेकिन जिस दिन ये रोटियां, ये लड़कियां तो रोटियां बेलेंगी घर पे बैठी बैठी, ठीक है, झाड़ू पोछा करेंगी, उस दिन याद आऊंगा, बोले हाँ एक आदमी तो था बहुत, तो सही करता था, वैसा का वैसा ही हो रहा है। इतने बुरे हालात हो जाएंगे तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, ये एक्चुअल बात बोल रहा हूं।
यदि घर वालों ने 1 करोड़ भी जमा कर रखे हैं ना, वो भी कम पड़ जाएंगे। तो पढ़ाई करना चालू कर दो। पढ़ाई जरूरी नहीं है गवर्नमेंट नौकरी में ही काम आती है, प्राइवेट वर्क करोगे तब भी पढ़ाई काम आएगी। हाँ लिख दिया रे, ये लास्ट स्लाइड है, ये लिख दो, फिर नया टॉपिक शुरू करते हैं। देखो, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 व केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972, ये दोनों कानून है। ये कानून ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपके आया हुआ है रे कि निम्न में से कौन से कानून मातृ संरक्षण है। ध्यान रखना कौन सा, गर्भवती वाला जो कानून नहीं था 43A, ठीक है, कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें 6 महीने की लीव दी जाएगी और साथ में क्या दिया जाएगा, पेमेंट दिया जाएगा। उन दोनों को यदि उस अधिनियम को कोई सुरक्षित करता है तो कौन से करते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 और केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972, ये दोनों उसे सुरक्षित करते हैं कि हाँ एक्चुअल में दिया ही जाएगा। दूसरा, मौलिक कर्तव्य, ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम का और बेहतरीन क्वेश्चन था, मैं अपने जमाने का इसको सबसे बेहतरीन क्वेश्चन मानता हूं। कैसे क्वेश्चन था, मौलिक कर्तव्यों में सामाजिक खालिस्तान, आर्थिक महत्व है, खालिस्तान की जगह कौन सा आएगा, नैतिक, मोरल भी साथ में है इनमें, कल मैं बात कर रहा था इस बात की, ठीक है। और दूसरा, किसी देश की राजनीति उसके संविधान के अनुसार तय होती है और राज्य व्यवस्था में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब संशोधन किया जाए। ध्यान रखना, राज्य व्यवस्था, ध्यान रखना, जैसे मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि लोकसभा खारिज, केवल अकेली राज्यसभा बैठेगी तो बदलाव करना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो स्टेट है नीचे वाले, इनमें सब में विधायिकाएं समाप्त कर दी जाए, विधानसभा सारी की सारी क्या कर दी जाए रे, समाप्त कर दी जाए, सबको यूटी बना दिया जाए, तो संशोधन करना ही पड़ेगा। इसके अलावा यूटी, ऐसी कितनी यूटी हैं जिनमें विधानसभाएं हैं, 3, कौन कौन सी, दिल्ली, जेएंडके एंड पुडुचेरी, इन तीनों में क्या है रे, विधानसभा बैठती हैं। अब देखो इनके अलावा जो 5 रह गई, 5 रह गई, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि इन 5 में विधानसभा हो तो संशोधन करना ही पड़ेगा। यदि जैसे दिल्ली में ना 1987 के आसपास विधानसभा मिली हुई है दिल्ली को, पहले विधानसभा नहीं थी। अब जैसी फिलहाल बीजेपी सरकार की नीति है उस हिसाब से वो दिल्ली की विधानसभा खाना चाहते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में एक भारत ही ऐसा देश है जहां सेंटर में 2 सरकारें शासन करती हैं, केंद्र तो करती है और राज्य भी कर रहा है। ये दोनों में कंट्रोवर्सी पैदा करता है। वहां एक का शासन ही होना चाहिए, या तो राज्य का ही हो कंप्लीट या किसका हो, सेंटर का हो। होम मिनिस्ट्री कभी सेंटर, दिल्ली की होम मिनिस्ट्री कभी भी किसको नहीं दी जाएगी, स्टेट को नहीं दी जाएगी, क्योंकि यदि होम मिनिस्ट्री दे दी ना तो सब कुछ दे दिया। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पावरफुल डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री होती है, लिख दो। फिर चालू करते हैं, राष्ट्रपति, महिलाओं के लिए और उनके लिए समान अपॉर्चुनिटी। हाँ हाँ, वो तो उसमें था, 39 में नहीं था वो, है 39A होगा, बड़े वाला ए। अरे हाँ, 2 A हैं, ये ए अलग है और कैपिटल वाला ये अलग है। हाँ, ये दोनों अलग अलग है। ये मेन आर्टिकल 39 है, ये तो इसका प्रोविजन है, ये आर्टिकल है, ये पूरा आर्टिकल है। मेन आर्टिकल 39 ये, जब 39 की बात करेगा तो ये माना जाएगा। ध्यान रखना रे, 39 में 6 प्रोविजन थे, 39 में 6 प्रोविजन थे, तो मेन आर्टिकल 39 है, लिख दिया एक बार, 1 मिनट रुक जाओ। 39 आर्टिकल मैन है, इसके प्रोविजन A B C D और E&F। ए में क्या है, समान अपॉर्चुनिटी सबके लिए, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए। बी में क्या है, भौतिक संसाधन जितने भी हैं उनका अहितकारी संकेंद्रण ना हो, सरकार सबके बराबर हित करे। इसके अलावा जो भी सरकार के पास धन आ रहा है, प्रोडक्शन लाइन आ रही है, वो किसी एक व्यक्ति के पास सेंट्रलाइज ना हो जाए, ठीक है, उसके लिए। डी क्या था रे, हाँ समान, महिलाओं के लिए समान वेतन, ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन। ई में क्या था,
देख लिया। एफ में क्या था? याद आया कुछ ये? एफ इसी के रिलेशन में यहाँ था। हाँ, कर्मगार जो मजदूर लोग होते हैं जहाँ वो कार्य करते हैं, जो महिलाएं वहाँ कार्य करती हैं, उनके लिए एक ऐसे वातावरण जरूर सुनिश्चित करें जिससे वो एक सही तरीके से कार्य कर पाए। ठीक है, दोनों को याद रखो, रिलेशन लगा लिया करो। यहाँ भी शौच वातावरण की बात कर रहा है, यहाँ भी किसकी कर रहा है? शौच की। यहाँ बच्चों के लिए, यहाँ मजदूर जो काम करते हैं और जो महिलाएं काम करती हैं, गर्भवती महिलाएं, उनके लिए। ये देखो, अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये पूरा 39 है। ये पूरा कौन सा है? 39 है। ठीक है, अब देखो एक बात होती है, ये जो 39A है ना, ये पूरा एक अलग आर्टिकल है। ये इसके 6 प्रोविजन है, ये प्रोविजन आर्टिकल है। ठीक है, ये पूरा एक अलग आर्टिकल है। तो ये लिख दिया, लास्ट वाला लिख लिया अपन, लिख दो। हो गया। वाह, तेरी एग्जाम नहीं है सीपीयू? हाँ हाँ, नाबालिग है। तेरे ये कन्फ्यूजन फिर यहाँ क्यों पैदा नहीं हुआ था? तू जो बात पूछ रहा था वो तेरे यहीं खोपड़ी में आ जानी चाहिए थी। 39 और 39A। हाँ, हेडिंग लगाओ। संडे को 9 बजे एक्स्ट्रा क्लास होगी, आ जाना। पेपर लेंगे, उनका पेपर आगे कर देंगे। मैं क्लास लूंगा। हाँ, पॉलिटी की 9 बजे क्लास होगी। अभी कह देता हूँ, कम से कम 3 से 4 घंटे क्लास लूंगा। जो चला गया वो चला ही जाएगा। ये ऑनलाइन वाला कौन बोल रहा है? ऑनलाइन देखेंगे आएगी कि नहीं आएगी। हाँ, एडिंग लगाओ। संघ सरकार भाग नंबर 5 अनुच्छेद 52 से 151। यूनियन गवर्नमेंट आर्टिकल 52 टू 151। दोबारा बोल रहा हूं, जो ये प्रत्येक टॉपिक की पहली स्लाइड खोलता हूं, वो आपस में वहां से हर स्लाइड से 2 क्वेश्चन बनते हैं। संघ सरकार यूनियन गवर्नमेंट कौन से आर्टिकल के कौन से पार्ट में आती है? भाग नंबर 5।
उनके अनुच्छेद के प्रावधान कहां तक हैं? 52 से लेके 151 तक। ये आपस में हर स्लाइड के 2 क्वेश्चन होते हैं। जब भी नया टॉपिक शुरू करता हूं, क्वेश्चन आर्टिकल नंबर रेंज बताता हूं, वो रेंज आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पहले बोल रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, आगे ही बोलता रहूंगा, ठीक। अब देखो रे, इसमें किस किस को पढ़ोगे? पहले पढ़ोगे राष्ट्रपति, उसके बाद में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, सारी की सारी, जितने क्या प्रोविजन होते हैं क्या नहीं होते, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। इसके अलावा धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, कैसे वो विधेयक कानून बनते हैं, वो कानून बनने के प्रोविजन, सुप्रीम कोर्ट एंड सीएजी। सीएजी में आपको यहां पढ़ाऊंगा नहीं, सुन लेना। सीएजी में आपको बताऊं कब पढ़ाऊंगा? जब अपन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी पढ़ेंगे, संवैधानिक निकाय पढ़ेंगे, क्योंकि सीएजी एक संवैधानिक निकाय है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सीएजी एक संवैधानिक निकाय है, सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक निकाय है, हाई कोर्ट एक संवैधानिक निकाय है, निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है। ये सारे के सारे क्या हैं? संवैधानिक निकाय है। इनकी बात अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या हैं? संवैधानिक निकाय है। इनकी बात करेंगे लास्ट में। कल जो पीडीएफ आई है आपकी, वो आपकी लास्ट पोर्शन होगी, ठीक है। तो जहां तक यदि ये 3-4 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास ली मैंने, तो आपका ये संघ सरकार खत्म। क्योंकि स्लाइड कितनी आई है? 62, और 62 स्लाइड पूरी हो जाएंगी। 62 स्लाइड पूरी होते ही आपके 3 प्रोविजन पूरे हो जाएंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद एंड मंत्रिमंडल। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? पूरे हो जाएंगे। फिर बचेगी लोकसभा, राज्यसभा, धन विधेयक, साधारण विधेयक, और वो बनते कैसे हैं, अनुदान की मांगे, सरकार पैसा किस तरीके से मांगती है वो, इसके अलावा कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं जब लोकसभा और राज्यसभा चलती है, स्थगन के प्रस्ताव कैसे आते हैं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, अब तक किस किस के खिलाफ आए हैं, किस किस के खिलाफ नहीं आए। दूसरी बात, मैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की लिस्ट यहां नहीं लिखवाऊंगा, चैनल में पीडीएफ पहले से अपलोड है, वहां से लिख लेना। उनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो भी वहां से अपलोड है, उनके समाधि स्थल कहां बने हुए हैं वो भी चीजें उनकी वहां लिखी हुई हैं, उनके कार्यकाल में क्या हुआ है, मेन पॉइंट उसके कार्यकाल के क्या रहे हैं, वो कार्यकाल के पॉइंट भी वहां लिखे हुए हैं। लोकसभा के अब तक कितने कार्यकाल गुजर चुके हैं, कब कब गुजरे हैं, उनकी समय अवधि भी उसमें आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा की कौन से स्टेट से कितनी सीटें आती हैं, उस सीटों की जितने भी सीटें आती हैं उनकी टेबल्स सारी की सारी आपको वहां से मिल जाएंगी। जो नए वाले बच्चे हैं, ऊपर जो पिन किए हुए मैसेज है ना चैनल में, उन पे क्लिक करना। जो ही पिन किए हुए मैसेज पे जाओगे तो आपको एक पीडीएफ मिलेगी, संविधान की महत्वपूर्ण कथन या महत्वपूर्ण कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा, नाम मेरे को याद नहीं है, पार्ट में नहीं है वो, ध्यान रखना, वो पार्ट के प्रोविजन नहीं है। पार्ट आए हैं 6 संविधान के अब तक, उन 6 की लिस्ट में नहीं है। इसके अलावा एक संविधान की पीडीएफ है साथ में ही डली हुई है, वो पीडीएफ सबसे कीमती पीडीएफ है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री, ये आपको सारे वहां एक साथ मिल जाएंगे। कुछ बातें आएंगी वो मैं आपको यहां करवा दूंगा, ठीक है। अब देखो, इस आर्टिकल को यदि अपन आगे तोड़ते हैं ना रे, ठीक है, यहां तक ही पढ़ेंगे आज, सिर्फ ऊपर वाली रूपरेखा, इसके अलावा समझाना वमझाना कल सारू करेंगे। एक बार देख लो, क्योंकि ये आपने सारा खेल समझ लिया ना, तो आपको आर्टिकल याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। एक बार लिखना मत रे, लिखना ही जल्दी मत करे इतनी जल्दी। कार्यपालिका, पहली बात तो कार्यपालिका का अर्थ समझ गए, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, ठीक है, ये सारे के सारे आते हैं, इसके अलावा कोई नहीं आता, ठीक है। तो देखो 52 से लेके 78 तक यही है, ठीक है, जिसमें कौन कौन आएंगे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एंड महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, ये सारे के सारे किसका हिस्सा है? कार्यपालिका का।
दोबारा डिफाइन ना करनी पड़े कार्यपालिका, क्योंकि मैं बार बार नहीं बोलूंगा। अब ये कार्यपालिका मैं यहां समझा रहा हूं, आगे मैं कार्यपालिका लिख के छोड़ दूंगा, तुम जानो तुम्हारे याद में ये नाम आए कि ना आए। मैं विधायिका लिख के छोड़ दूंगा, विधायिका लिखते लोकसभा और राज्यसभा दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, कार्यपालिका एग्जेक्टिव, ठीक है, किसका हिस्सा है? पहली बात तो विधायिका का हिस्सा है, क्योंकि सारे यहीं से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन आएगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एंड मान्य न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अब देखो ये एक थोड़ा सा हिंट और समझ लो, यहां मैं दो नाम लिखूंगा, मंत्रिपरिषद एंड मंत्रिमंडल, दो नाम आएंगे। एक आएगा मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर, मंत्रिमंडल। दोनों में फर्क क्या है ये समझ लो। अभी इसमें केवल और केवल कैबिनेट मंत्री, जो केंद्रीय मंत्री होते हैं ना, जिनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ होता है, अर्थात अपने डिपार्टमेंट का किंग। जैसे होम मिनिस्टर का किंग कौन है? अमित शाह, वो किंग है अभी। ठीक है, रक्षा मंत्री का किंग कौन है? राजनाथ सिंह। ठीक है, तो जो अपने डिपार्टमेंट का केंद्रीय मंत्री है वो किंग है, उससे ऊपर उस डिपार्टमेंट में कोई नहीं है। वो किसके हिस्से है? मंत्रिमंडल के। ध्यान रखना, केवल और केवल कैबिनेट मंत्री। इसके अलावा जितने भी मंत्री बच गए कैबिनेट सहित, कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री, एक राज्य मंत्री, दोनों अलग अलग हैं। ध्यान रखना, राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री का अर्थ होता है उसके पूरा भारत कब्जे में। अब वो किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। और राज्य मंत्री का अर्थ होता है कि वो किसी एक डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही राज्य मंत्री है। ठीक है, इसके अलावा उप मंत्री भी बनते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे कहां जाएंगे? मंत्री परिषद में। तो इसमें चारों मंत्री शामिल होते हैं, कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री एंड उप मंत्री। ठीक है, और यहां केवल और केवल कौन आएगी? कैबिनेट, अर्थात केंद्रीय मंत्री। इसके अलावा यहां कोई शामिल नहीं होगा। तो जब भी मंत्रिमंडल की बात करूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए केंद्रीय मंत्री, और जब भी आपको मंत्री परिषद लिखवा दूं तो आपको चारों के चारों चार प्रकार के मंत्री होते हैं सरकार में, चारों के चारों आपके दिमाग में आने चाहिए। विधायिका अनुच्छेद 79 से लेके 123 तक चलती है। अब देखो 109 107 के बाद में इसमें आते हैं बिल, इसमें 107 के बाद में आते हैं बिल। ठीक है, कि भाई कौन सा बिल कैसे पेश होता है, उसका क्या काम होता है, लोकसभा और राज्यसभा कैसे कार्य करती हैं, वहां कौन कौन से क्वेश्चन उठते हैं, कौन कौन से वहां प्रस्ताव पेश किए जाते हैं, वो सारे के सारे। और इसका हिस्से कौन कौन आते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। इसके बाद में कौन कौन आती है? न्यायपालिका, 124 से लेके 147 तक ये जुडिशरी आएगी। और यहाँ कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट नहीं है। कौन है? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट बाद में आएगा। ठीक है, दूसरा, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 से लेके 151। ध्यान रखना, एक बात हजम नहीं हुई होगी, दोबारा बता देता हूं, सीएजी। ठीक है, ऑडिटर जनरल होता है ना, ये संवैधानिक निकाय है, ये कोई पद नहीं है, पूरी एक बॉडी है। ठीक है, आपकी सीजीएल की भर्ती आई है ना, उसमें कल भर्ती को खोल के देखना, उसमें आपको 3 पद मिलेंगे। एक तो मिलेगा सीएजी ऑडिटर, खोल के देखना उसको, वो सीएजी ऑडिटर के 2000 के आसपास पद हैं। आपके हाथ में जिस राज्य में आप ऑडिटर लग गए ना, तो आप डायरेक्ट सीएजी को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आज के दिन कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, ये आज के दिन भारत के सीएजी हैं। सीएजी के पास इतनी ताकत होती है कि पूरा पैसा कहां गया है और कहां से कहां तक आया है वो सारा किसको पता होता है? सीएजी को पता होता है। ठीक है, तो आपके सीएजी ऑडिटर के 3-4 पद निकलते हैं, जिनमें तीनों चारों की सीजीएल के द्वारा वैकेंसी आती है सीएजी ऑडिटर की। ठीक है, तो ये सबसे बेहतरीन पद है, यदि तैयारी करो तो इसको 1 नंबर पे रखना। ठीक है, एक इसके अलावा एमई डिपार्टमेंट की एक वैकेंसी और आई होगी, MEEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ठीक है, इसका पता आपको ये क्या चीज है? आपको पहली बात तो पोस्ट नहीं पता, आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उसमें पोस्टें कैसी आती हैं। MEEA का अर्थ ये है रे कि यदि इसमें आप नौकरी लग गए तो यदि गलती से भी 10 साल नौकरी विदेश में करके आ गए फॉरेस्ट मिनिस्टर के साथ जाके, या जो वहां डिपार्टमेंट लगा हुआ है भारत का उसमें, तो आपको पता है यदि आपकी यहाँ 50,000 सैलरी है इंडियन रुपीज में, तो वहां आपको डॉलर में पेमेंट होगा यदि अमेरिका में लगे हुए हो तो 50,000
डॉलर, इंडिया है तो 4 पेटी, समझे? तो ये है सीजीएल की ताकत। एक वो पद और एक ये पद, ध्यान रखना। सीएजी ऑडिटर के इस बार 2000 से ऊपर पद आए हैं, 2000 से ऊपर पद और बहुत ज्यादा पद होते हैं ये, तो तैयारी करो ना तो दबा के करो, ठीक है? ये आपका क्या हो गया, इसको बराबर वर्गीकरण कर दिया है मैंने, क्लासिफिकेशन कर दिया कि आप आगे आने टाइम में कौन से पढ़ोगे। मैं संडे को एक्स्ट्रा क्लास में ये निपटा दूंगा पूरा, पहले बोल रहा हूं। तो जो एक्स्ट्रा क्लास में नहीं आया उसकी जिम्मेदारी खुद की होगी। नए वालों तुम भी सुन लेना। बोले सर हम तो नए हैं, अभी बोल रहा हूं संडे को आना है तो आना है, क्योंकि एक बात अभी बोल देता हूं, यदि ये गायब हुआ, एक बात पहले बोल रहा हूं, यदि ये गायब हुआ ना तो ये तो भूल जाना, नीचे वाला तो ये तो कहीं नहीं आना फिर। यदि ये न्यायपालिका गायब हुई, सुप्रीम कोर्ट तो हाई कोर्ट भूल जाना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट याद कर लिया, सेम जहां यहां उच्चतम न्यायालय लिखोगे ना सुप्रीम कोर्ट, वहां सिर्फ हाई कोर्ट लिखना है और कुछ नहीं करना, सारे सिमिलर चलेंगे, टोटल के टोटल सिमिलर चलेंगे। तो ये ध्यान रखना आप। बाकी क्लास